Khan Sahab, all the allegations made by the petitioner are correct? Yes, of course. You that's sure? what his position. This is खान साहब जरा दोबारा सुन We have लीजिए। submitted- नहीं, मैं आपसे सबमिशन नहीं पूछ रहा हूँ। जी शौकत सिद्दीकी साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं अपनी पिटीशन में जी और तकरीर में, वो दुरुस्त हैं? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। आप पूछना चाहे उनसे पूछ लीजिए। जी नहीं, पूछ लीजिए, अभी मौका है। Absolutely. He says that yes. I'm not saying anything without taking responsibility for that. नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जो इल्जामात आपने अपने आईनी दरखास्त में और अपनी तकरीर में जिसकी बिना पे आपको ओहदे से बरतरफ किया गया, जी वो इल्जामात सही हैं? जी इल्जामात में एक हाँ या ना, या कुछ और कहना चाहते हैं आप? नहीं, yes of course. सही That's why है, we are here. सही है। बिल्कुल, absolutely. This is what his position is, that these are absolutely correct. अब एक सेकंड ठहरिए, अब आप पढ़िए 184(3), आपकी दरखास्त है 184(3) के तहत। जी जी जरा पढ़िए। Is the whole petition on आइन के 184(3). this? Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in said article. ठीक है। अब एक इशू जो आएगा आपके सामने, वो 184(3) का कॉग्निजेंस इस अदालत ने ले लिया है, ठीक है? जी तो आप सोच लीजिए क्या होगा। अब ये जिन लोगों को आपने बनाना चाहते हैं पार्टी, अगर आपके इल्जामात सही हैं जी सर, तो इनको क्या फायदा मिलेगा? आपका ये इल्जाम है कि जो इलेक्शन थे, जी पिछले कब के इलेक्शन है ये? 2018 के 2018 के इलेक्शंस के हवाले से पूरी बात जरा सुन लेना। आपका इल्जाम ये है आपकी दरखास्त में और आपकी तकरीर में, जिस पे आप खड़े हुए हैं कि सही हैं, जी आपका ये इल्जाम तो नहीं है कि कोई जनरल प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था? नहीं, अगर आपका इल्जाम दुरुस्त है तो उसका मतलब ये वो सहूलतकार बन रहे थे किसी और के लिए। वो कौन था? देखिए उस वक्त एट दैट गिवन टाइम, नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं ना, बताइए ना। देखें ये क्यों, देखें या तो क्या ये खुद करना चाह रहे थे, अपनी उनकी कोई जात का फायदा उनको मिल रहा था इस बातों से? उस पर लिख देना आप, लिख। अच्छा, इट इज अ केस ऑफ, नहीं देखिए ना जी कोई किसी के लिए सहूलतकारी करे तो या तो कहें जी उसको अपना फायदा मिल रहा था, ये बात भी है सही। इसलिए मैं कहा आप जरा सोच समझ के आगे पैर रखिएगा, क्योंकि आपने इल्जाम जो लगाए हैं, आपने इल्जाम इन पे जो लगाए हैं, इस बात के तो आप नहीं लगा रहे कि इनको ये करने से कोई फायदा हुआ। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके ये करने से एक शख्स को नुकसान पहुंचाया और एक शख्स को फायदा दिया गया। ये आपका पूरी तकरीर है और ये आपकी पूरी आईनी दरखास्त है। तो अगर एक तरफ तो आप सहूलतकारों को जब पार्टी बना रहे हैं तो बेनिफिशियरी पार्टी नहीं बनेगा? जी सर, गुजारिश ये थी कि ये जो सहूलतकार नाम नहीं सर, बेनिफिशरी का कहीं नाम नहीं लिया हुआ मैंने। आपके नाम की बात मर्जी तो नहीं है ना? ये आप जब आ जाते हैं ना 184(3) में, फिर हमारे इख्तियार शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये नहीं, एक ये देखिए, आप
जज्बाती ना हो, आराम से सुनिए नहीं, बात। सर, जज्बाती- नहीं नहीं सर, सुन लीजिए, जितने सुन जज्बात- लीजिए, सर, सुन जितने लीजिए। जज्बात है- खान साहब जरा सा सुन लें सर तो। जितने जज्बात है वो 5 साल में ठंडे हो। अच्छा अच्छा, तो अब आप उसकी अक्कासी कीजिए हमारे सामने। आप बेशक देखिए, ऐसे नहीं होगा। 184(3) में जब आप दाखिल हो गए और हमने कॉग्निजेंस ले ली, और अगर आपके इल्जामात साबित हुए, या तो कहीं ये शख्स वाहिद का मसला है, ठीक है, फिर आप शायद पब्लिक वो क्या है जुमला जो आइन में जिक्र है, जिसका पब्लिक क्या नाम है, पब्लिक 184(3) की लैंग्वेज में पढ़ लेता हूँ, वो फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस के जुमरे में शायद ये ना आ पाए। मगर अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं, ठीक है, तो फिर तो आपने पूरे पाकिस्तान के आईन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आप इसकी अहमियत देखिए ना। फिर आप ये नहीं कह सकते ये जो लोग हैं ये मुल्जिमान थे, फिर वो सब उसी में आएंगे। सर नहीं, ये देखिए, ये आपकी तजाद है आपकी आईनी दरखास्त में। या एक बात कीजिए या दूसरी बात कीजिए। सर आप लोगों के पीठ के पीछे इल्जाम लगाए, आपने उनको पार्टी नहीं बनाया। चले आपने एक कदम आगे बढ़े, आपने उनको पार्टी बना दिया। अब अगर हम आपकी बात सच्ची है या गलत है, अब मैं इस पे हम लोग तो कोई अभी नहीं राय देंगे जब तक दूसरे लोगों का मौकिफ ना सुने। मगर अगर आपकी बात सच्ची है तो वो जो लोग थे वो किसी को फायदा पहुंचा रहे थे या अपने आप को फायदा पहुंचा रहे थे? अगर किसी और को पहुंचा रहे थे और आईन पाकिस्तान की वफादारी नहीं कर रहे थे, तो फिर इस झाल में और लोग भी फंस जाएंगे। आप जरा आप अपने उनसे मशवरा कर लें, क्योंकि माशाल्लाह आपके जो वो हैं क्लाइंट, वो खुद एक जज हैं, तो उनको मेरे ख्याल में बात की अहमियत समझ गए होंगे। आप मशवरा कर लें, यकीनन कर लें बेशक। नहीं, आप करें पहले मशवरा ना। ये सिर्फ एक बात मशवरे से पहले करना चाहता हूँ, इनका सारी तकरीर का और सारे केस का जो बुनियादी हदफ है, आपकी तकरीर वापस पढ़ लेते हैं। अच्छा पढ़ते हैं आपकी तकरीर। देखिए मुझे ये, अब आपकी तकरीर जरा वो इसमें जिक्र है उसका, पेज 33, ठीक है। अब आपकी तकरीर में जो आप बातें कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं, वो आप पहली बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आगे निकल गया क्योंकि उधर मुतवातिर वक्त पे इलेक्शन होते गए। एक ही आपका पहलू है। दूसरी बात यह है कि अदालतों मुझ पे, सुन लीजिए ना, मुझ पे यानी कि मुझसे मुराद है जज के बतौर पे, और अदालतों पे दबाव दिया जा रहा था कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई रखे, ठीक है। तो जब किसी को डिस्क्वालीफाई रखे तो किसी को फिर फायदा भी पहुंचेगा ना, या तो डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो फिर वो बात फिर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। ऐसे आप अधूरी बात को तो नहीं कर सकते हैं कि आपकी इतनी बात को माने, फिर उसके नताइज बहुत ज्यादा निकलते हैं उधर से। या तो आपके इल्जामात गलत हैं, अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं, या तो आप कहते थे जी फला जनरल प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था, फिर तो आपकी बात सही है कि जी वो तो वहां तक मैं महदूद हूं, मैं दूसरे तक नहीं हूं। अगर आप पूरी मशीनरी जोड़ रहे हैं, रजिस्ट्रार समेत सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम ये आपको कह नहीं रहे कि करें या ना करें। ये केस आप लाए हैं हमारे पास 184(3) में। एक दफा आप एक चीज लिया है, ये बहुत ही सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है जी सही। आप इसको शायद इसको सीरियसली ले नहीं रहे। अगर ये लोगों ने ये एक चीजें करी तो किसको फायदा पहुंचा है? इसमें बेसिकली दे वांटेड टू हैव रिजल्ट्स ऑफ देयर ओन चॉइस। दिस इज व्हाट वाज देयर चॉइस। फायदा ये नुकसान का जहां तक ताल्लुक है, जाहिर है कि उनके सामने तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स वेयर थिंग्स हैव बिकम वेरी अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ इट व्हिच अदरवाइज पीपल सस्पेक्ट। इसमें जनाब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 सफ़े अगर मुझे मैं पढ़ दूं from the additional reply that he has made, in which he was specific about who was doing what.
دیکھیے اب آپ کو میں کیا وضاحت کروں. ماشاءاللہ آپ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں یا الیکشن کے پروسیس میں تو رہے ہیں. اپنی اداروں کی بات کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں, ٹھیک ہے. اگر ایک طرف کوئی کچھ کرے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے, وہ اسی لیے کرے گی نا کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت جائے, اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر الگ بات ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے لوگ جب یہ کارروائی کر رہے تھے تو پھر بینیفیشری کون بنتا ہے؟ آپ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جیپ کا نشان دیا تھا سر, جیپ والے ان کے پسندیدہ تھے. بات نہیں سمجھ. دیکھیں یہ ایک حامد خان صاحب, یا آپ بحث کر لیں یا جب تک ہم کسی کو کال نہیں کر رہے ہیں, ہم کہنا مشاورت بے شک کر لیں, ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہ مناسب نہیں لگتا ہے نا. آپ مشاورت کر لیں, آپ کریں مشاورت. گزارش یہ تھی کہ لیٹ دیئر رسپانس کم, کیونکہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آدھی بات کروں گا, پوری بات نہیں کروں گا, یا پھر پوری بات کہیں یا پھر نہ بات کریں. نہیں, پوری بات دیکھیں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. آپ آ گئے, ہم نے آپ کو نہیں بلایا, آپ خود آئے. اب مرضی چلے گی ہماری. اگر آپ سچ پہ جانا چاہتے ہیں تو چلیے سچ پہ کی طرف بڑھیے. کسی وقت تو کر لینا پاکستان میں سچ کی بات, یا پھر ہٹ جائیے, یا پھر کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو نہیں کہ جی اب یہ ایسی بات ہے آپ ان کو کہہ دیں اس نے غلط لکھ دیا آرڈر, بھائی سائن میں نے کیا نا, یا نقصان میں نے کیا, اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اگر اس نے کوئی اور کام کیا ہو. تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ اگر آپ نے ان کو بلا لیا, اگر انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا, پھر یا تو اس کو خود کہنا جی ان کو فائدہ ہو گیا, وہ بات آپ کر نہیں رہے. بھئی کوئی چیز مینیپولیٹ کی جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا کرنے کے لیے, یا ایسی بس چلو آج ہم شرارت کرتے ہیں. وہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے بچے کہ اس کو ذرا تنگ کر دو, اس کو تنگ کر دو. تو میرے خیال میں یہ اتنے سینئر لوگ بلا وجہ تو شرارتیں نہیں کریں گے نا. اسی لیے کیا تو پھر اور عدلیہ پہ, اور اس کی پھر ہم نوٹس لیں گے اور اس کو پھر حتمی جگہ تک لے جائیں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے, اس کے لیے لازمی ہے کہ جو لوگ تھے ان کو تو کم از کم پوچھا جائے, جو بھی انوالو تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی تھے, بے شک ہم ہی نہ ہو کیوں نہ ہو اس میں, ان سے بھی پوچھا جائے. ان سب کو پارٹی بنانے کی ریکویسٹ کی ہے ہم نے. نہیں, یہی لوگ رک گئے جو ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ پہلی بتائیے بات, کیا فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا ماتحت ہے حکومت کے؟ ماتحت ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ماتحت ہے نا, تو اس کا سربراہ کون ہوتا ہے حکومت کا؟ پریزیڈنٹ سربراہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے جو اس کی وہ اختیارات بہت ہی کم ہیں, وہ تو سب ایڈوائس پہ چلتا ہے پرائم منسٹر کی. تو کون ہوتا ہے, کس کی ماتحت ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے آئین کے تحت ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہے ماتحت انڈر آرٹیکل 240. بھائی کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ بھائی کون اپوائنٹ کرتا ہے لوگوں کو, کس کے تحت ماتحت ہوتے ہیں؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو ایک شخص نہیں ہے نا جی, شخص کیا عہدہ کیا؟ کیبنٹ بھی شخص نہیں ہے. کنسسٹ اپون cabinet consists upon naturally prime minister is heading that cabinet which appoints the. ٹھیک ہے, اگر تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, یا تو آپ کہیں کہ جی یہ لوگ سب روگ تھے, اپنی مرضی کر رہے تھے, کچھ اور کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو پھر جو بینیفیشری کی بات آپ دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ ان سے مشورہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ شاید اس پہلو کو دیکھا نہیں. جب آپ ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم آئین اور قانون پہ چلیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ کر کے دے دیں اور مجھے وہ کر کے دے دیں, پھر ہم آپ کو شاید پورا کر کے دے دیں گے. حامد خان صاحب, جی لائف از ناٹ سو ایزی. میں اس میں ایک بات تھوڑی صلاح الدین صاحب سے پوچھ لوں. صلاح الدین صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟
My Lord, I certainly agree that if a process of inquiry starts and if certain facts emerge, then consequences must flow from that. But what I would request is, sir, that it be done step by step. Currently, the allegations, if Why? the Lordship No, sees- hang on, please stop here. Why should things be done step by step? They're interconnected. Either you should say they're not interconnected, they're completely independent. Mr. Shaukat Siddiqui suffered for some other reason. Maybe his attitude was not liked or his face was not liked. Bura na maniye. No, the specific allegation that has come before us is the manipulation that was being planned for the elections to keep certain people or certain parties out and to benefit somebody else. Now we should close our eyes to that aspect and only focus on where the petitioner wants to take us. Then that would be blinkered vision. I don't know if you can give us a satisfactory answer. Not at all. That is not my submission, sir. What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, And if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? My Lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Dekhiye na, then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say, it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiqui is bigger than that. It's more than that. If the Karachi Bar Association, which bar are you representing? Karachi in Islamabad. If your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands. My Lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. But these things are exactly the kind of things that after the inquiry. Which is this after the inquiry? We are not a tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. Inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is, No, hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so. If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then they have to be, the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, have you done any criminal case ever? Yes, sir. उसमें एफआईआर में क्या लिखते हैं? वजह अनाद, ठीक है ना? तो अब आप माशाल्लाह इसका भी जवाब दे दें। ये तो या तो कहें कि ठीक है आपका हमदर्दी है एक शख्स से है,
پھر تو پتہ نہیں ہے 184 کی زمرے میں آتے آئے بات یا نہیں آتی ہے. اگر آپ کے مقاصد بڑے ہیں یا آپ کے مقاصد چھوٹے ہیں, آپ کے نہیں ہم شخصیاتی تک رکنا چاہتے ہیں اور ان کی پینشن کا مسئلہ بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک موقف ہو سکتا ہے. دوسرا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہم وکیل ہیں, ہم آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر وہ بات کیجئے. آپ دونوں میں سے آپ ہمیں یہ نہ بتائیں ہم کیا کریں گے, پہلے یہ کریں پھر وہ کریں پھر فلاں کریں, ہم ایسے نہیں چلتے ہیں. آپ ہمیں مدد کیجئے, ہماری معاونت کیجئے, کریں گے کیا وہ ہم کریں گے. آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں, اس 2 پٹیشنز لا کر کے آپ ان کی پینشن کے لیے صرف آئیں؟ نہیں, بالکل نہیں سر. میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات ہو. دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں, تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تحقیقات ہی تو کر رہے ہیں نا. پہلی بات دیکھیں ایک آدمی کے پیچھے وہ آپ کرتے ہیں ایلیگیشن. جی آج پڑھ رہا ہوں سر. اب جو موجودہ ہماری درخواست ہے, جو سی ایم ہے, وہ ابھی اس میں 5 اشخاص کے نام اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ان 5 اشخاص کا نام شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو جواب تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے, ان 5 اشخاص کا نام اس میں ذکر کیا ہے. تو میری التجا یہ تھی کہ اگر ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان 5 اشخاص کو نوٹس دیا جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آیا جائے. نہیں دیکھیں صلاح صاحب سن لیں ذرا. صلاح صاحب اپنی بیمہ پہ کیا یا آپ نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا, اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ کا مین کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے تھے. ہم آپ سے دیکھیں, آپ اس کو انکوائری سمجھ لیں, ہم آپ سے انکوائر کر رہے ہیں کہ what was the purpose behind to manipulate in the judicial proceeding. کیوں وہ رکوانا چاہتے ہیں, ان سے کیوں کہہ رہے تھے کہ فلاں تقریر میں جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف اس کو بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنی چاہیے, تو یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہو رہے, کس پرپس کے لیے استعمال ہوئے, اگر ہم ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ. یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا, شوکت صدیقی صاحب نے اب آپ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں, اگر سن لیجئے نا, اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا, حامد خان کا نام لکھ دیا جاتا, تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے. وہ ایک بات تو یقیناً صحیح ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے, مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اگر آپ کی ان کی بات صحیح ہے تو مقاصد کیا تھا, مقصد کیا تھا. اگر تو آپ ایسی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر, تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے, سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے, ہر کوئی آ جائے, اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا, اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں, آپ آگے نہیں آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا. آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں. آپ اپنا مسئلہ بتائیے, آپ چاہتے کیا ہے, جمہوریت چاہتے ہیں, آئین پہ عمل چاہتے ہیں, جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. بار ایسوسیشن کیوں آئی ہے ہمارے سامنے؟ سر ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی I can have my opinions and points of view about that, but I cannot conclusively say کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا XYZ کو فیور کرنے کے لیے. یہ تو یقیناً نہیں کر رہے تھے نا, مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کر رہے تھے, مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں. پہلی تو بنیادی بات ہے, یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے, نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے, یہ ہم وضاحت کرتے ہیں,
ٹھیک ہے، پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ پہلے ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں کب بڑی ایسوسی ایشن ہے باہر کی، آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ، جمہوریت، آئین. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسی ایشن میں کسی مفروضے پہ، کیونکہ یہ ایڈورسریل لیٹیگیشن نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروضے ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں سب مفروضے ہیں. There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا، بات یہ ہوتی یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن، اس کو کوالیفائی کر دو، اس کو ڈسکوالیفائی کر دو، یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے، یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے، تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو تنخواہ، مجھے بھی، آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں، چلیں ہم نے ان کی بات مان لی، چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں، بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچس ہو جائے گی پٹیشن ان کی، کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا، تو وہ تو اب آئینی تک واپس تو نہیں جا سکتے ہیں اپنے عہدے تک، وہاں تک تو ان کی پٹیشن پریئر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں. کرنے کے لیے ہم ترتیب سے چلیں گے. پہلے کیسز لگتے تھے، نہیں لگتے تھے، اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں، ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں، ہم آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم. ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے، دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے، جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کیا؟ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں، سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ، آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں، ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا. ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو، ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں مانتے تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں کہ یہ سچ نہیں بول رہے ہیں، ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں، اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم. آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے، بس ادھر تک جائیے، آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر، جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام، تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں، میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے، ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف، نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، بار ایسوسی ایشن کے لیے کر رہے ہیں؟ سر ود ریسپیکٹ
एज अ बार एसोसिएशन, अगर मैं ये कहूं कि शौकत सिद्दीकी साहब ने तो ये लिखा है, मगर मेरे अंदाजे में ये पीछे इसके XYZ और था, आप उनको भी बुलाएं, तो मैं समझता हूं बतौर बार एसोसिएशन दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। अभी मेरे सामने जो चीज है, मैं उस हद तक जनाब के सामने इस्तदा कर रहा हूं कि कम से कम उस चीज में तफ्तीश हो, उसके बाद अगर सामने आता है, वो अशखास आते हैं और वो कुछ कहते हैं या कोई और एविडेंस आता है, तो देन ऑब्वियसली जहां तक वो करी जाए, जनाब को बिल्कुल उसके मुताबिक उन तमाम बेनिफिशरीज को भी शामिल करना चाहिए। मगर मैं अभी एज अ बार एसोसिएशन आई कैन नॉट रिस्पॉन्सिबली से हु एल्स दे वर कल्यूडिंग विद। आप बात समझ ही नहीं रहे हैं, या उसको देखें, या एक शख्स की बात माने या आप एक शख्स की बात मत माने। आपका कहना है ये शौकत सिद्दीकी साहब की बात दुरुस्त है, इसीलिए आपने पिटीशन फाइल की है, और तो कोई वजह हो नहीं सकती है। अगर आप इन पे भरोसा नहीं करते तो आप ये पिटीशन नहीं लाते। आप कहते हैं ये तो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं या इनका कोई और मकसद है, या बिला वजह पिटीशन कर ली, इसीलिए तो आप आए हैं ना। तो अब जब इन्होंने जो बात की, हम ये बात कह रहे हैं, उसकी फायदेमंद कौन निकल रहा है इससे, पता नहीं है, ये वो समझ नहीं आ रही है। छोड़ दें बात को। देखें, ये तो आपने मशवरा कर लिया अपने क्लाइंट से, ये तो आसान बात है। मैं एक गुजारिश, पहले मेरी एक गुजारिश सुने, बड़ी देर से कुछ करने की कोशिश। एक बात सुने, ये तो आसान बात है। जिन अशखास का आपने नाम लिया वो कहेंगे जी हमारा क्या ताल्लुक है, जो भी आता है ये बातें सारी गलत है, मैटर एंड्स। देखिए, आप अपनी तकरीर में इन्होंने कहा, एक जुमला इस्तेमाल किया कि इस तरह तो हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो मेहनत किसी मकसद के लिए किया जाती ना, क्या मकसद था? वो तो वही बताएंगे ना, आप बताएंगे। नहीं, हमें तो इंटरफेरेंस थी हमारे साथ। देखिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लीजिए ना। देखिए, हम यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने किया, इन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कहा कि भाई आप हमें नहीं बताएंगे कि हमने क्या फैसले करने हैं, हम फैसले आइन और अपने कॉन्शियस के मुताबिक करेंगे। ये हमारा स्टैंड। आपके क्लाइंट ने पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हो? माशाल्लाह जज है, उसको कुछ इतनी समझ नहीं आएगी कि ये क्यों कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर देखें, कोई मैं मिसाल देता हूँ कि दूसरे की मिसाल क्यों दूं, अपने पे ले लेता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं आप ये काम कर रहे हैं, पहला सवाल मैं पूछूंगा नहीं तो जहन में तो आएगा ना ये क्यों कह रहा है, ठीक है ना। कोई लेकिन ऐसी मैं कह रहा हूँ ना, नहीं कोई वजह होगी ना, या तो कहें मैं तो इतना मासूम हूँ, वही तो बात ही नहीं समझ आती है। देखें, या तो फिर आप कहें कि फिर अगर उस स्टेज पे आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं, फिर आपके पिटीशन को फिर हम बहुत सस्पेक्ट तरीके से देखेंगे। भाई अगर एक शख्स आ रहा है, बात कर रहा है, यकीनन उसकी सोच समझ फहम ये सारी बातें वो किसी नतीजे पे तो पहुंचेगा ना। अच्छा, इस बार आदमी ने ये कहा, भाई कह दिया, इनकार कर दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। वो मेरे वो नायब कासिद ने मुझे ये कह दिया, ठीक है, तो उसका कोई मकसद होगा ना, या इधर से सुना इधर से निकाल दी बात। एक तो ये तरीका होता है, या आपने कहा, आपने ये बात महदूद नहीं रखी, आपने कहा कुछ फौजी अफसरान अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक साजिश कर रहे थे। तो ये साजिश का कोई जहन में बात होती ना, हम साजिश इसलिए कर रहे हैं, हमें इस मुल्क को जाके फतह करना है, हम बस साजिश करते हैं, कोई वजह नहीं हमारा, बस हम साजिश ही करते हैं। एक आपका ये मौक़िफ़ हो सकता है, सब साजिश ही थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। भाई कोई भी चीज आप करते हैं ना, आप गाड़ी में बैठते हैं ना, तो किसी तरफ तो आप उसको ले जाएंगे, गाड़ी कहती जहां मर्जी ले जाओ मुझे, वो गाड़ी ले गई, ड्राइवर मुझे ले गया, फिर आप कहेंगे ड्राइवर को इधर चलो उधर चलो। ये दुनिया का कायदा असूल है, ये दोनों तरीके से नहीं चलेगा। आप जहाज के टिकट कटवाते हैं तो कहीं के लिए कटवाते हैं, तो नहीं कि आज मैं जहाज से जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा ये पता नहीं, पायलट की मर्जी है, जहां मुझे ले जाए। मुझे इजाजत दें 2-3 मिनट एक कंटिन्यूअसली बात कर लूं मैं। जी फरमाइए। देखिए, हर चीज का मिनिमम और मैक्सिमम होता है। इंसान की दानिश ने इंसान को कुछ चीजें सिखाई हैं कि इस चीज का ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मिनिमम क्या है सारी एक्सरसाइज का
کہ जुडिशरी के साथ, इंडिपेंडेंस जुडिशरी के साथ इंटरफेरेंस स्टैब्लिशमेंट की नहीं होनी चाहिए। वो अपने फैसले, अपनी मर्जी और आइन नहीं, सॉरी, नहीं, मैं बिल्कुल आपको रोकूंगा अगर आप आईनी जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। आईनी सवारी कर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप। मुझे आइन में एक लफ्ज बता दें, एस्टैब्लिशमेंट। आप नाम लेंगे या मत लें, आईनी कोर्ट है, आइन की बात करें, कानून नहीं, चलिए नहीं, फौज की बात कर रहा हूं। नो, आप बात करेंगे तो आप बात कीजिए आईनी और कानूनी बात। एस्टैब्लिशमेंट पता नहीं क्या है। चलिए मैं आप पाकिस्तान को आईनी तकाजों पे चलवाए ना, क्यों नहीं चलवा रहे हैं आप सर? लोग? वही तो सारी बात है, हम आपके सामने क्यों हैं? एक अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ वन पर्टिकुलर जज, मैं तो उससे ज्यादा लार्जर पर्सपेक्टिव में आपके सामने आया हूं कि आपने पहली दफा हम ये देख रहे हैं कि अगर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट बगैर इंक्वायरी के सबमिट हो गई है। क्योंकि शौकत अली का केस है हमारे सामने, उनको पूरी इंक्वायरी की गई थी, उनको पूरे मौके दिए थे कि वो अपने डिफेंस में विटनेसेस पेश कर सके। इसी तरह उससे पहले भी एक जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के, आई थिंक अखलाक, उनके अभी रिपोर्टेड जजमेंट है, उनके 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके खिलाफ एलेबरेट इंक्वायरी हुई थी। यहाँ पहली दफा सूरत हाल ये है कि बगैर इंक्वायरी के अभी हमने जवाब सबमिट। आज हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप प्लीज असिस्ट अस, हमें बताएं। देखिए इसमें आपको बहुत ये जरा देख रहे हैं, आपका क्लाइंट बड़े खतरे में भी हो सकता है। यहाँ पे एक जवाब आया चीफ जस्टिस, आपका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने तो आपकी तमाम बातों को डिनाई कर दिया। ठीक, एक चीफ जस्टिस जवाब दे रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो अगला शख्स ये भी आके कह सकता है कि आपका और चीफ जस्टिस का जाती मसला था, आपने मुल्क को इसमें शामिल कर दिया। इतने बड़े मसले, ये तो आपके खिलाफ ये बात भी आ सकती है। इंक्वायरी करते हैं ना, तो उसमें जो इंक्वायरी के लिए कुछ सवाल उसके जवाब दिए जाते हैं, वो एक जवाब आप नहीं दे रहे। देखिए बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस, तो आपका मसला सिर्फ पूरी सुन लीजिएगा। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई आपकी बात? अभी नहीं। अच्छा, मैं गुजारिश ये कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी जज को आप रिमूव नहीं कर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो रिकमेंडिंग बॉडी है टू द प्रेसिडेंट। President can remove him, but the report has to be based on an inquiry. ये आर्टिकल 209 में 2 दफा ये बात कही गई है। जब इंक्वायरी ना हो और रिपोर्ट बगैर इंक्वायरी के सिर्फ प्रिजम्पशंस पे ही बेस्ड हो जाए, तो उस सूरत में वो रिपोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी बुनियाद पर जो ऑर्डर है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात आपसे हो सकता है काउंसिल ने आपसे ये सवाल किया हो कि क्या वजह है जो आपने इनका नाम लिया, आप जवाब आपने ना दिया हो, तो उन्होंने प्रिज्यूम ये किया हो कि आपकी बात गलत है। ये तो फैक्चुअल डिटेल्स है ना, ये इंक्वायरी में खुलनी थी। इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? मैं आप इसको खुल के इंक्वायरी इसलिए नहीं की गई कि हमने इन जर्नलिस्ट को बुला लेना था। हम छोड़ दें, आज हम बुला रहे हैं ना, हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें बताएं, हम करना चाहते हैं। वो ये फोरम उससे ज्यादा बड़ा है, ये 5 मेंबर बेंच है, वो एक काउंसिल है। इसलिए अगर इंक्वायरी जनाब करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। फिर उस सूरत में इनको आपसे भी इजाजत चाहिए, लेट देम कम, आपकी इजाजत चाहिए हमें। Mr. Hamid Khan Sahab, Mr. Hamid Khan Sahab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. बिल्कुल सही जनाब ने फरमाया। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सबको मौका मिलना चाहिए था इन इंक्वायरी टू सी हु इज टेलिंग द ट्रूथ। क्या हम सही कह रहे हैं कि वो सही? सवाल अब एक पूछ लूं जी। अब आप खत्म हो गए ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो किया, सही किया या गलत किया, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे। कर दिया ना, लेकिन इस पर आप सही है ना, एक पॉइंट पे चलते हैं ना। जी, कर दिया, चलें हम आपकी ये भी चले मान लेते हैं मफरूजे के तौर पे कि गलत किया। अच्छा, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये होगी, अच्छा अब हम क्या करें? हम आपको वापस ओहदे पे बिठा सकते हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं हो सकता है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि
یہ ابھی مفروضوں پہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں, غلط رپورٹنگ نہیں کریں کہ یہ انکوائری غلط تھی, پٹیشنر کو نہیں برطرف کرنا چاہیے تھا, اور اب ان کو سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ باعزت ریٹائر ہو گئے. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. وہ آرڈر پھر آپ پوری بات سن لیجئے نا, ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو ان کی رات, ان کی پینشن, ان کو جیسے کہ ایک ریٹائرڈ جج باعزت ریٹائر ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ کیس ہے کہ جی پھر ہم نے آپ سے پہلے کل جو بات کی تھی وضاحت سے پوچھا تھا, کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا ذکر نہ کریں, اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں, میں اپنے ہر حرف پہ ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے, آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں, اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے, آئین کے مطابق چلے, جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. مگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہیں, اٹارنی جنرل وہ آ کے کہیں اچھا جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھنے مسئلہ ہے کیا. گزارش مسئلہ یہ ہے, میں میری بات, ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے جی, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیں. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کریں. آپ چلیں اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے اب آپ سینئر لائر ہیں, آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا. آپ پوچھ رہے ہیں, پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, آپ پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیے آپ کی مرضی جی. آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں, کیونکہ ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کر. بس سر, یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا, اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے کہ یہ پتہ, یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ
70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले, आज और कल किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है और क्यों पहुंचाया जा रहा है, ये तो मालूम करना लाजमी है या नहीं? नहीं सर, ये मैं कहता हूँ एक दफा कहा जाए कि कोई बाहर से इंटरफेयर तो हमें हिस्ट्री पे नहीं बोलनी चाहिए, फिर हमें हिस्ट्री नहीं बोलनी चाहिए, हमें हिस्ट्री याद करके पता करना चाहिए कि हिस्ट्री में हमारे साथ क्या क्या हुआ, फिर देखेंगे क्यों हुआ, फिर ये देखेंगे कि आइंदा क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो उसके ज़ाब्ते बनाए जाने चाहिए। Up to this court, yes, why not? Khan Sahab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. आप ही की किताब का हवाला देता हूँ। मौलवी तमीजुद्दीन खान was the president, उसको कहते थे of the क्या था constituent speaker, नहीं था president, उसको कहते थे of the constituent assembly. He was removed. जी, who benefited? जाहिर है कोई ना कोई consequence. Who? You are a constitutional lawyer. We asked. I didn't follow the name. Maulvi Tamizuddin Khan. Maulvi Tamizuddin Khan was removed. Was removed, yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ठीक है? Who benefited? मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, आपकी किताब में लिखा हुआ है। The country suffered. आपकी किताब में लिखा हुआ है। जी जी। वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं। Manipulators. गुलाम मोहम्मद benefited. Ghulam Muhammad was an instrument. मेरी तो he was what was he? Was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited. Correct? No. But आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। खान साहब एक सवाल, हर चीज के पीछे खान साहब सुनने, आपकी इस बात से एक नया एंगल आ गया। आप कहते हैं कि he was instrumental, तो इसका मतलब फायदा कोई और उठा रहा है, इंस्ट्रूमेंट कोई और होते हैं, तो एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दें। यही होता रहा है इस मुल्क में, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स किसी और को मिलते रहे। नतीजा क्या हुआ? वो जो एफर्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की 1956 में, वो फ्रस्ट्रेट की गई, जिसके नतीजे में पैरिटी का प्रिंसिपल 56 कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल किया गया। सर वो चीजों को टोटलिटी देखना पड़ता है। इसको ये कंक्लूड करने की तरफ मैं क्या ये इंस्ट्रूमेंटल बनाने के लिए ये सिलसिला खत्म हो गया या जारी है? जी, वही लोग जो खास मकासद अचीव करना है, मिसाल के तौर उसके बारे में आप उस बात में मैं ले जा रहे हूँ, खास मकासद तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपने मुझे रोका कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लूं, लेकिन नहीं, सॉरी, ये नहीं चलेगा। आप डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। We are in a court of law. ठीक है? You can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language, legal language will be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book, which we take oath by, doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell them, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. ठीक है? So if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear when the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई आज तो आगाज कर लेना, अब काफी नहीं हो गए 75 साल? नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम सच नहीं बोलेंगे। भाई हम पुराने केसेस उठा करके हमें कोई फायदा मिल रहा है तो आप बोले हाँ जी आपको फायदा मिल रहा है। हम तो तरतीब से केस चला रहे हैं, खत्म है। आपका केस देखा जी इतने दिन से लगा नहीं, क्यों नहीं लगा? हम अपने पे उंगली उठा रहे हैं। आपका केस पिछली दफा कब लगा था? ये लगा कुछ 1.25 साल पहले, 1 साल 4 महीने पहले, अगस्त 2020, 13 जून 2022, यानी 1.5 साल। अब मसला क्या है? आप टॉक शोज में तो आके बात जरूर करेंगे कि हमारा केस नहीं लगा। हमारे सामने हम पे उंगली उठा के कहिए ना।
देखिए ये होती है हिम्मत, ये होती है सच्चाई। हम पे इल्जाम लगाइए और हम आपसे माजरत करेंगे कि गलती हो गई। देखें ये इल्जाम दुरुस्त नहीं हुआ, हम आप कहेंगे बिल्कुल आपका इल्जाम गलत है, ठीक है, और अगर सही हुआ और हम कहेंगे जी आपकी बात सही है, हमसे गलती हुई है। तो ये देखिए ये वो जमाने अगर आप समझ रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान वैसे ही चलेगा, ये पाकिस्तान वैसे नहीं चलेगा। अब इलेक्शन हमने मतलब एक सियासी पार्टी हमारे सामने आई, हमने कहा जाएं आईनी इदारे करें, तारीख थे, उन्हें 12 दिन में पिटिशन, हमने उसको फैसला कर लिया 12 दिन में। इसका कोई रिकॉर्ड है आपको पाकिस्तान की तारीख में कि जी वो लिया है तारीख? हमने कहा जी हमारा काम नहीं, आप लोग जाके करें, जिन लोगों का काम है वो अपना काम करें। मसला ये है कि कोई ना काम करने वाले तैयार हैं और इल्जामात भी हम आधे करेंगे, पूरे करेंगे, सही बात नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर जाके शाम की जीनत बनेंगे टेलीविजन टॉक शोज। भाई ये आइन और कानून का इदारा है। अगर आप सिर्फ पेंशन के लिए बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपको रीइंस्टेट तो नहीं हो सकते ना, चले भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सब गलत किया, हम क्या करें उसके? हम उसके ऊपर क्या बैठे हुए हैं? वो एक मुख्तलिफ आइनी इदारा है। हम देखेंगे कि बुनियादी कानूनी आइनी तकाजे पूरे हुए या नहीं। फिर बात रह गई कि जी मुझे पेंशन मिल जाए, बस ये बात यही रह गई ना। बात तो नहीं, सिर्फ पेंशन की बात है तो आप कह दें, फिर हम इन लोगों को जहमत क्यों दें बुलाने के लिए? अगर आपका सिर्फ मकसद पेंशन का है, हम सरकार से पूछ लेते हैं, हो सकता है वो कहें जी हम ऐसी दे देते हैं पेंशन। सर एक मकसद मैं अर्ज कर दूं, या तो कहें जी मैं पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अच्छा मकसद है और हम आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर पेंशन की तो आप ये बुलाएंगे, अटॉर्नी जनरल कहाँ है, उनको बुलाएं, वो शायद ऐसी दे। अटॉर्नी जनरल कहाँ है? पलट वो शायद ऑफिस में, मैं चेक बुला लें उनको, चेक कर। ये बता दें एक गुजारिश मैं कर लूं, लार्जर जो इस प्रिंसिपल जिसके लिए हम और जिसके लिए बार एसोसिएशन आपके सामने है कि क्या किसी जज ऑफ सुपीरियर कोर्ट को बगैर इंक्वायरी के रिपोर्ट देके रिमूव हो सकता है? हम कह देते हैं नहीं, वी वांट दैट क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड वंस फॉर ऑल। हो गया डिटरमिन, नहीं खत्म, नहीं हो सकता। नहीं अगर ऐसी हम कह रहे हैं लाउड थिंकिंग, नहीं फिर खत्म हो गया केस। फिर ये होगा कि ये तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा ना। फिर क्या होगा? वही पेंशन की बात आती है ना सर, वो तो हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप एक बड़े मकसद के साथ आप आए हमारे साथ। जैसे इनकी पेंशन अगर हो यार, आज तक 5 साल इन्होंने गुजारा कि फिर भी कर लेंगे अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह के आपका मेन मकसद जो मैं 5 साल से कर ही रहे हैं, आपके जो मेन मकसद मैं समझाऊं, आप लार्जर पर्सपेक्टिव में आए, इस मुल्क को आप एक ट्रैक पे, सही ट्रैक पे डालने के लिए आए, तो उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंटल लोग हैं इनको भी तो आपको कुछ कहना होगा कि वो भी तो बस करें। सर कब तक इंस्ट्रूमेंटल बनेंगे? अगर बन रहे हैं बकौल आप, मुझे तो नहीं पता कि बन रहे हैं या नहीं बन रहे। आप कहते हैं बन रहे हैं और हमें इस्तेमाल करके बनाते हैं। देखिए कौन बनाते हैं? अच्छा चलिए, आप क्या चाहते हैं? इनको हम नोटिस दें सबको? किन किन को दे नोटिस? एक एक के नाम लेके चलते हैं और फिर आप एलिगेशंस बताएं, किधर एलिगेशन लगाया है। जी हाँ, अब पहले नाम बताएं, क्योंकि अब पहले जनरल बाजवा की बात कर लेता हूँ। एक सेकंड, दरखास्तें कहाँ गई? मैंने आपको 3 नंबर लगवाने के लिए, नहीं मैंने जो रखी थी, नहीं 228 पेज सर। अच्छा पैरा 15 to 20 पार्ट पैरा 16 से शुरू। सर ये 2 सफ़ात देख लीजिएगा, उसमें क्लियरली इनके नाम हैं। पेज बताइए ना। पेज 228 है, ये जो पेपर 2 है उसको देख लीजिएगा। आपकी पिटीशन में भी आपने काफी इल्जाम दिए। जी पिटीशन जी 228 सर। किस पेज? जी पैरा 16 से शुरू करता हूँ जी। आप किस नाम पे चल रहे हैं? एक एक नाम लेके चलते हैं ना आगे। पहला आप नाम कह रहे हैं, ये सारे नाम इसमें आ जाएंगे, 2 सफ़े मैंने पढ़ने हैं। पढ़िए 228 पर जनाब है। जी सामने। जी सर। On 29th of June 2018 and then again on 19th of
July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. जी इन्होंने ऑर्डर पास किया था कि आप पढ़ते रहे ना सर क्लियर करें। जी पढ़ लिया आप आगे पढ़ते रहिए ना। On my refusal, he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid on his first visit on 29/6/2018 firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की। नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि इससे आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के context में कहा है. Maybe please proceed. Very well. Okay, got it. जी सर. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018, when
the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, sir, it is better to forgive bitterness as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan. I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Qazi, CJIHC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Siddiqui. Justice Qazi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Qazi in reply informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो बता रहे हैं. Who's wo? Justice Qazi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Qazi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved, yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that is direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पे अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी बेसिकली कि ये ना बैठे किसी और को अमल हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ?
अच्छा आगे पढ़ें क्योंकि प्लीज, उसके बाद आगे पढ़ते हैं सर. चलिए. He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. ये बहुत ही माने खेज जुमला है. अब आप ले आए हैं खुद बिफोर द जनरल इलेक्शंस. देखिए अब यहाँ आपने खुद कड़ी एक जोड़ दी. ये आपका केस है. चलिए आगे पढ़िए. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this I categorically replied that if from the material brought on record I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction, but if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. From उस अपील का क्या बना? ये जो अपीलें थी उसका क्या बना? रिजल्ट क्या है? इसमें ये जो अपील्स थी जिसको इनको कहा था कि आपने नहीं करना, इसका क्या नतीजा निकला? मतलब ये है कि आप अभी उन अपील्स की बात कर रहा हूँ. वो अपील पेंडिंग है, डिसाइड हो गई, क्या नतीजा निकला? अभी डिसाइड करें ना. नहीं वो जो अपील्स थी जिसके ये नवाज शरीफ के खिलाफ डिसाइड हुई. हाँ जी जी. क्या बना उसका? डिसाइड तो कन्विक्शन को हो चुकी और आप एनहांस. आई डिड नॉट फॉलो सर. आई डिड नॉट. ये जो आप अपील्स की बात कर रहे हैं कि अपील पेंडिंग है नवाज शरीफ के खिलाफ जो जिक्र हो रहा है, उस उन अपील्स का क्या बना? अभी रिसेंटली वो डिसाइड हुई हैं अपील्स. रिसेंटली जी अपील्स तो अभी डिसाइड हुई हैं जो जिसका जिक्र कर रहे हैं. नतीजा क्या निकला? अब तो कंप्यूटर होगी. नतीजा क्या निकला? नतीजा अब तो वो सेट साइड हो गई हैं कन्विक्शंस. ये वही अपीलें हैं जो पिछले दिनों डिसाइड हुई हैं बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट हेडेड बाय द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ चलिए वो हम उस पर नहीं बात करें, कल को हमारे पास कोई केस ना आ जाए. तो आगे पढ़िए. जी जी सही है. From his demeanor, I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining कि मैंने ये बातें क्यों कही. There are other instances where I have been first-hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. एक चीज देखिए, हर लफ्ज जो होता है ना जी, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल किया जाता है बहुत उसकी अहमियत होती है. स्पॉन्सर्ड फैजाबाद सिट इन. अब आपने लफ्ज स्पॉन्सर्ड इस्तेमाल जब किया तो बताइए किसने स्पॉन्सर किया. देखिए आप एक लफ्ज ऐसे फेंक दें तो उस पर ये तो आप अपनी राय दे रहे हैं. अगर आपका इल्म है तो बात कीजिए, हाँ इसने किया. इल्म नहीं है तो फिर लफ्ज ना इस्तेमाल करें स्पॉन्सर्ड का. तो कौन सी हम बात समझें इससे? ये तो इम्प्रेशन कैरी कर रहे हैं ना. ये तो इम्प्रेशन कैरी किया है कि जो लोग दबाव डाल रहे हैं इन्होंने स्पॉन्सर. देखें यही बात होती है, वो लोग, ये लोग, एस्टेब्लिशमेंट. अब आपने लिखा है ड्यूरिंग द स्पॉन्सर्ड फैजाबाद सिट इन. स्पॉन्सर किसने किया? अगर पता है तो क्या है, या बोले मुझे नहीं पता है. जी अभी पूछ लें, लफ्ज इस्तेमाल किया स्पॉन्सर्ड आपने लिखा है ना. जी जी सर जिनके बारे में आपसे नहीं पूछ रहे ना, आप इनको बताएं ना अपने वकील को. जजमेंट भी दे चुके हैं वैसे वही ISI वाले. देखिए जनाब ने भी जो जजमेंट दी थी हम आपसे पूछ रहे ना, 2019 आपसे हम पूछ रहे हैं, पिटिशन आपकी है, आप जजमेंट का हवाला ना दीजिए. आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, तो ये स्पॉन्सर्ड या आप कहें कि मुझे पता है या कहें मुझे नहीं पता है, या मैंने ऐसी अंदाजा लगा लिया है. एक्सप्लेन किया, मैं पढ़ दूं ना. चलें पढ़िए. पढ़ दूं. कहाँ पर है? हाँ. During the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned
for passing of certain orders. But alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath. यहाँ में रुक जाइए, certain orders बताइए ना किस नौयत के ऑर्डर, किसने इन्फ्लुएंस किया? इन्होंने पहली बात कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरी बात वो ऑर्डर की नौयत क्या चाहते थे, ये ऑर्डर कर दो वो ऑर्डर कर दो, फिर बताइए ना पूरी बात क्या है, क्योंकि इससे मेरा मैं समझ नहीं मैं आ आगे क्या पढ़ बात दूं, है। पूरा पढ़ दूं ना, चलिए पढ़िए आगे। फिर उसके बाद अच्छा not once but not alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies, as evidenced by General Faz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. क्योंकि ये जो दो क्या मतलब है, वो ये भी हो सकता है, अच्छा ये जो केस है ना इसमें आप ऑर्डर पास कर दें अकॉर्डिंग टू लॉ, ये भी तो हो गया ना, नहीं ये ऑर्डर कर दें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, ये भी ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर कर दीजिए मेरे भाई के फेवर में, बताए ना क्या ऑर्डर कर रहे हैं, इस जल्दी केस चला लें या ये केस को ना चलाए, ये 1000 किस्म के ऑर्डर हो सकते हैं ना। जी सर, आप वो हमें जब तक बताएंगे नहीं तो हम आगे कैसे बात बढ़ाएं, बता तो देना किस नौयत का ऑर्डर चाह रहे थे। मैं अर्ज करता हूँ, वो बताए ना किस, आप पूछ के बता देना किस नौयत का ऑर्डर चाह रहे थे। क्योंकि वो केस भी मैंने कंडक्ट किया था, मैं गुजारिश कर देता हूँ, 2 रेफरेंसेस जिनका जिक्र मैंने कल किया है ना आपके सामने। रेफरेंस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही, आप जब जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने आपको प्रेशराइज किया कि आप इस किस्म के मुख्तलिफ ऑर्डर से, तो वो ऑर्डर क्या चाहते थे, किस तरह के, कौन चाहता था और किस तरह के ऑर्डर चाहते थे? ऑर्डर ये नहीं चाहते थे कि ये ऑर्डर करें कि जी सड़कें साफ कर दें और आप लोगों को गुजरने का मौका दें, ये वो 2 रेफरेंसेस हैं, अगर वो पढ़ लिए जाए। यहाँ तो वजाहत से नहीं की, लेकिन एक मौका आपके पास है, वो कमीशन बना है, आप वहाँ वजाहत दे सकते हैं। नहीं किए, ऑर्डर नहीं पास किए, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कुछ बातें ओपनली रेफरेंस। आगे पढ़े जी। Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labak Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this, I'm only एक सेकंड, अब आपने देखें अब्दुल कादिर मेमन साहब का इसमें जिक्र किया आपकी लिस्ट में, इसमें तो नाम नहीं है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है ना कि ये शोएब शेख का नाम नहीं है इसमें, तो हम जरा देखिए एक चीज को, या मुख्तसर कहीं तो आप बहुत फैला देते हैं, कहीं आप बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। हाई कोर्ट की इंक्वायरी के नतीजे में डिसमिस हुआ था। ये क्या चीज पढ़ रहे हैं आप? इसमें हाई कोर्ट की इंक्वायरी हुई थी जिसके नतीजे में ये सारी चीज सामने आई। यानी उसका आपसे ताल्लुक नहीं है? हाँ, इसके से ताल्लुक, हम सिर्फ ऐसे बताना चाह रहे हैं कि कैसा वाकया हुआ था। जी जी, चलिए आगे चले। नहीं तो एक सेकंड, ये आप पढ़ क्यों रहे हैं ये चीजें, मुझे बताइए। ये सिर्फ पढ़ रहे हैं ये बताने के लिए, देखिए जिनको हमने पार्टी बनाया है, क्यों बनाया। पहली बात, आप सबने सिर्फ एक शख्स का पूछा, 1 by 1 चलते ना। हम आपने पहला नाम दिया है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, तो इस तमाम चीज अभी तक जो आपने पढ़ी है उसमें आपने सिर्फ ये कहा है कि जनरल फैज ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा नाराज है, ठीक है, तो इसको तो हम कहते हेरसे के जुमरे में ले जाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है जनरल फैज आके कह दें कि जी हाँ
जनरल बाजवा ने मुझे हुक्म दिया था। हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक तो कोई कड़ी जोड़ नहीं रही है ना जनरल बाजवा के साथ। नहीं, लेकिन जनरल बाजवा भी तो आगे कह सकते तो फिर हैं तो कि हाँ मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा। देखिए बिला वजह अब लोगों को नोटिस नहीं देते हैं, कम से कम अब डायरेक्ट आप हमारा मजाक तो ना उड़वाइएगा कि कल आप कहेंगे जी हेयर से रूल को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया है। भाई अगर जनरल फैज ये कहें फिर उनकी बात आएगी ना। इस मौके पे तो आपका एलिगेशन है, सपोज कल मेरा सेक्रेटरी, मेरा स्टेनो, मेरा फलां ये उधर बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ने ये कहा है, पता नहीं वो आप प्लीज देखें ना, ये ना करें खान साहब। सर कैसे नहीं देखें, हम ये नहीं सुनेंगे बात। चलिए आप करना चाहें बहस कर लें, फिर खान साहब को बिठवा दें। जी 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 फरमाइए। फिर कल को कोई कह दे कि जी वो उन्होंने ये कहा है, फलां का है, धमाका का है, पता नहीं लोगों के नाम भी गलत इस्तेमाल करते हैं। आपका शायद जूनियर जाके हाई कोर्ट में कह दे कि जी हामिद खान साहब वो नहीं आ सकते हैं, आपने शायद ये बात ना कही, वो चलाना ना चाहे आपका जूनियर केस, आपका नाम में ऐसे ही डाल दिया। तो ये तो सब हेयर से में आती है ना, ये तो बुनियादी बातें ना। आप जनरल फैज की तो आपने डायरेक्ट बात की, यहाँ तक तो बात समझ आई। अभी कोई आपने डायरेक्ट बात जनरल बाजवा की नहीं की। अभी जो सारी आप बातें पढ़ रहे हैं इसमें दूसरे नाम आ रहे हैं जो आपकी लिस्ट में भी नहीं है जी। तो हम एक एक नाम जरा जल्दी कर लें ना खत्म। तो जनरल बाजवा का कहीं मुझे नाम बता दें, डायरेक्ट एलिगेशन दे दें। हाँ यही कुछ आगे आ रहा है पढ़े। अच्छा अगर आप एक एक का नाम लेना तो अभी तक आपने एस्टेब्लिश किया है जनरल फैज का नाम 1। तो वेयर इज द नेक्स्ट नेम, देन यू जस्ट शो अस हियर। जी हाँ, दूसरा जो इनको और रामे का वो तो कुछ जरा ऐसा आई डोंट थिंक इररेलेवेंट सी बात है, ओके वो जो आई डोंट नो रेलेवेंट है या नहीं। चले आगे बढ़ें, अब रेलिवेंट चीजें पढ़ लेना। वी वोंट स्टॉप यू, बट इट शुड बी रेलिवेंट। जी देखिए ना, इसमें ब्रिगेडियर फैसल मरवत का नाम लिया है। इस जगह पढ़ रहे हैं आप, ये पैरा 27। हाँ उन पे क्या एलिगेशन है? उसमें यह है कि लबैक वाले केस में इन्होंने कहा कि बोल का प्रोजेक्ट है, इसको मत छेड़ें। तो आपने छेड़ा था? नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके पास केस पड़ा तो उसके बोल के बारे में कोई केस था? हाँ, एक और केस के हवाले से उसमें उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया? जी मेरी एक गुजारिश थी जन, मैंने आपके सामने ये एप्लीकेशन रखती है कि ये लोगों का मैंने नाम लिया है। अब इसमें जनाब ने डिसाइड करना है कि किसको आप समन करना। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने नियमत की नाम लिया, चले, लेकिन उनको रोल बताएंगे तो उसके बाद हम आगे जाएंगे ना। नहीं, रोल तो आपके सामने है जो हमने साइन किए हैं आपके सामने। इसमें जनाब ने फैसला करना। देखिए एक होती बार बार हम वही बात दोहरा रहे हैं। हाँ देखिए आपने अभी तक जो बात की वो जो डायरेक्ट एक शख्स की बात की है, ठीक है, दो की वो भी आया था और ये भी आया था, तो दो डायरेक्ट हो गए, ये तो हमें समझ आ गई। अब जो लोगों का स्पेसिफिकली डायरेक्ट नहीं है, लोग पता नहीं क्या क्या लोग काम करवा लेते हैं एक दूसरे से किसी के नाम लेकर के। आपको अगर मैं बताऊं, वो शायद आप ही के साथ वाकया हुआ था ना, जो कहा था कि जमाल साहब ने कहा किसको लगा। लोग अजीब अजीब लोग चीजें कर देते हैं। हो सकता है मेरा नाम लोग इस्तेमाल कर रहे हो गलत तरीके से कि उसने कहा भाई, अगर मैं कहूँ तो बोले जी हाँ इन्होंने मुझे कहा था। मैं बता दूं माय लॉर्ड, जो रेफरेंस दे रहे हैं, एक शख्स ने मेरा नाम लेकर अपने भाई को डिप्टी कमिश्नर से लगाया और डिप्टी कमिश्नर ने मुझे इत्तला किया सर आपका काम हो गया। So I was surprised. इसमें सिर्फ भाषण की रेलेवेंस ये है कि इन्होंने वो डिप्टी कमिश्नर ने कम से कम उनको इतला दे दी। आपका कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जमाल साहब उनको जानते भी नहीं थे शख्स को, फिर उन्होंने उसको बुलाया, उससे माफी भी मांगी और वो वकील निकला। वकील का भाई था। मेरी गुजारिश में समिंग अप जनाब, आपके सामने फैक्ट्स हैं। नहीं तो जल्दी जल्दी कर लेना। तो एक तो ओके, यू हैव सो फार referred to Brigadier Rame and General Retired Faiz Hamid. There are two names and the other। इसके आगे चले मजीद क्या? काजी साहब की कोई डायरेक्ट आपसे बात थी तो बताइए ना। डायरेक्ट इन्होंने काजी साहब की तो उन्होंने भी उनका हवाला दिया ना जी, कि चीफ जस्टिस का हवाला दिया है थ्रू उसका नाम क्या है वो सर उनका, तो उन पर रिलाई किया है कि उन्होंने इनकी बात को कॉन्ट्रोवर्ट किया है
नहीं वो तो देखिए वो तो एक दूसरे की बातें कर रहे हैं ना. आप उठा के फोन काजी साहब से पूछते हैं, हेलो काजी साहब ये बात हुई है, कहते नहीं की है, हाँ की है. ये सारी बातें आपने अपने चीफ जस्टिस से शेयर की. ये पैरा 13 में जिक्र किया है सर, 227 सफ़े में देखिएगा. 227. ये तो आप अपनी पिटीशन हमारे सामने, ये तो कोई और चीजें बात कर रहे हैं ना. On 3 occasions, I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions, Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high ऊपर वालों का हुक्म. ये आई एम मेकिंग डायरेक्ट एलिगेशन अगेंस्ट. व्हाट इज पूरा बताए ना बात. ऑन 3 occasions सर फॉर सच इनएक्सप्लेनेबल, भाई बताए ना इस केस के मुतालिक थी बात. इन सारे इंपॉर्टेंट केसेस से उन्होंने इनको बाहर कर दिया. उससे पिछला पैरा ये आपने सारा ये पूरा सिलसिला आपने बताया उनको. सर पैरा आप 226 में पैरा 11 देख लें. आप पिटीशन पे रहिए ना अपनी. ये आप जाने द डॉक्यूमेंट फाइल बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. जी जी. वी आर हियरिंग नॉट दैट मैटर. ट्राई टू कीप द डिस्टिंक्शन क्लियर इन योर माइंड. We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. उधर से आप चले ना. ये तो इतने पेजेस हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसका नाम आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है. अब देखिए इसमें उनका नाम जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है वो ही मैं देखिए आपकी बुनियादी बात एक ही ठहरी ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शुड हैव इंक्वायर्ड into the matter. Correct. We have taken that point. Today we are not concerned with that point. That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. हमने कहा 5 मिनट का केस था जो चला ही जा रहा है. आप इसको पिटीशन चला रहे हैं अपनी. आज हम सिर्फ नोटिस के लिए बैठे थे. जी हमें बता दें कि इनका नाम कहाँ है, तो आप उस एनेक्शंस में जा रहे हैं. तो मेन पिटीशन में आप रहिए ना. अब आपने एक शख्स का कह दिया, इसके बाद आप हमें बता दें इसी पिटीशन में किन किन का नाम है, हमको नोटिस दे देते हैं. अगर वो कुछ कहना चाहेंगे कह देंगे, नहीं कहना चाहेंगे. पेज नंबर 10 अब देखिए ये आपकी पिटीशन में भी मैंने देखिए आप पेज नंबर 10 पे आ जाए. पेज 10 बल्कि 7 में आपने साफ 10 पर देख लीजिएगा. 7 से शुरू कर लें. मेजर जनरल फैज हमीद डायरेक्ट अप्रोच द पिटिशनर. ठीक है, ये आपने बात कर दी इधर. चलें, हो गई सही. फिर आपने जो अप्रोच किया पेज 10 पे, आपने चीफ जस्टिस से अप्रोच किया. अब जी ये जल्दी बताएं ना, 2-4 नाम बता दें. सर ये जो जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, ये पेज 10 पर देखेंगे पैरा H है जी. H में मैंने इसमें कहा that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy chief justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. दूसरा, जहां से मैं पढ़ रहा वहां पर मैंने क्लियरली उनसे पूछा कि भाई मुझे क्यों पिटीशन में बता देना, जल्दी कर लेना. नाम इतनी आपने लिस्ट दे दी. ये पिटीशन से पढ़ा. नेक्स्ट पैराग्राफ 3 पेज 11. आपने एक नोट दे दिया, या तो वो कहें कि उन्होंने मुझे ये कहा. जी फिर तो बात समझ आ जाती है. जी उन्होंने कहा वो वाला जुमला पढ़ देना कि ये पैरा 3 ऑन पेज 11 देख लीजिएगा. That it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of
benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, upar walon ka hukam. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. चलें, ये हो गया चीफ जस्टिस का। और कोई बात, बाकी लोगों के नाम बता दें जी, जो है वो नंबर 4 पढ़ ले, पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले, पैरा नंबर 4 पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले। In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner's request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 जुलाई का लेटर, regarding 22 जुलाई का लेटर दिखाइए। letter. Letter of the petition on the Chief Islamabad High Court. सब हमारे एक और बेंच भी है, जरा थोड़ा सा एक और बेंच भी है, इसके बाद जरा एक्सप्लेन करें। सर मैं तो शॉर्टन कर रहा 22 जुलाई का लेटर बता देना कहाँ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो लेटर लिखा जी आपको अभी पढ़ने हैं, आप हमसे सवाल पूछिए। मैं तो पढ़ रहा हूँ पिटीशन से पैरा 4। 22 जुलाई का लेटर का तस्करा आपने कर दिया है, वो बराए करम 22 जुलाई लेटर का लेटर दिखा दीजिए हमें। कॉपी नहीं लगाई है आपने इसके? नहीं लगी है, नहीं लगा कॉपी दोनों फाइलों में नहीं है। तो मैंने तो नहीं देखी। नहीं देख लिया मैंने, इंडेक्स में नहीं है। ये है या नहीं बता दें। नहीं है तो हम फिर नहीं कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़िए। इंडेक्स में तो नजर नहीं आ रही, दोनों इंडेक्स में जो पार्ट 1 पार्ट 2 के जी उसी इमेज में देख लेते हैं। एडिशनल लेकिन सर उनको तो हमने पार्टी बनाने का नहीं कहा सर। ये आपकी मर्जी पे नहीं चलेंगे हम। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम सुनेंगे, अगर आपकी बात में कुछ वजन है हम करेंगे, बिल्कुल यकीनन करेंगे। मगर आपके मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ, इसको बनाना नहीं चाहता हूँ, ये सॉरी ऐसे नहीं होगा। ये 184 है, ये इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में आ जाता है। ये आपका नहीं है, सूट आपने फाइल किया जैसे मर्जी चलाएं। ये 184 ना इस्तेमाल किया करें, खतरनाक चीजें, कभी नुकसान भी हो जाता है लोगों को। हम यूं चलाएंगे, इस तरफ नहीं ले जाएंगे। नहीं, आप ले आए हमारे पास, फिर आप मुझसे आप इंसाफ लेकर जाएंगे, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए आपको। मैं तो अब आपने, हम लोग ऐसे ही भी कर रहे हैं, केसेस में बड़े हैवी कॉस्ट लगा रहे हैं। जो कहते हैं विड्रॉ करा, मैं कहता नहीं, अब आपको कॉस्ट लग के जाएगी। तो लेटर है या नहीं, जल्दी बता देना। इतनी आपकी टीम खड़ी हुई है, कोई बता नहीं रहा हमें। चले आगे बढ़े ना। आप जब हमें सिर्फ नाम बता दें, इतने से नामों का। अभी आपने हमें 2 नाम बताए हैं। हाँ मेरे ख्याल वो नाम तीन नाम बताए, देख लेते हैं ना सर। अब ये आरिफ को क्यों आपने ज्वाइन किया इसको, मोहम्मद आरिफ को जल्दी बता दें। ताहिर वफाई को क्यों किया, ये भी बता दें। कंप्लेनेंट, हाँ ही इज अ कंप्लेनेंट। ये जो रेफरेंस मेरे खिलाफ हुआ है इनकी कंप्लेंट पर हुआ है। मैंने कल इनको आपने पार्टी तक नहीं बनाया था, इनिशियली नहीं पार्टी बनाया था। कब से पिटीशन पेंडिंग है? 2018। लेकिन सलाउद्दीन साहब ने बनाया हुआ है। वो तो अलग है ना, मगर आप असली तो यही प्राइमरी पर्सन यही है जिनको आपने पार्टी नहीं बनाया। चलें ओके। ये ताहिर वफाई, ये इनका नाम भी मैंने जो हिस्सा आई रेड आउट से रिलेट करते हैं, एग्जैक्ट से जो 50 लाख। नहीं पिटीशन में बताइए ना। नहीं है सिर्फ शो कॉज नोटिस की रिप्लाई दिया, सपोर्ट करना। नोटिस 3 कल भी बात हुई थी, 3 को कहते मेजर जनरल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, सेक्रेटरी साहब को।
पिटीशन भी नहीं है, पिटीशन में नहीं, वो एडिशनल रिप्लाई में। सेक्रेटरी को आ रहे। जाने की बात कर रहे हैं। तीन को बताएंगे आगे के तरीके। तो फिर हम ये इन देखें, अभी तक जो हमें नाम नजर आए हैं ना, जो आपके एलिगेशंस हैं, एक है जनरल फैज हमीद पे, दूसरा है ब्रिगेडियर इरफान रामे पे, जी तीसरा है कौन सा था नाम, कंप्लेनेंट का क्या नाम? आरिफ मोहम्मद आरिफ, और चौथा है आपके अपने चीफ जस्टिस मोहम्मद चार है, ठीक है। बाकी आप अनवर काजी इससे रिलेटेड नहीं है ना? जी। सो जनाब, अगर मिनिमम भी हो तो जनरल फैज हमीद बनते हैं, इरफान रामे बनते हैं, और अनवर कांसी बनते हैं, और राम मोहम्मद आरिफ बनते हैं। ठीक है। सलाउद्दीन साहब, इज दैट करेक्ट? आपने तो उनको बनाया हुआ है ऑलरेडी। सर, वन एडिशन ब्रिगेडियर में नाम में लिखा है। यही जो पूछ रहे हैं बार बार कि हमें बता देना कि किस जगह लिखा है उनका नाम पिटीशन में आपने। सर, पैरा 2 पेज बताइए। नहीं, योर पिटीशन नहीं, आपकी पिटीशन या इनकी पिटीशन? नहीं, आपकी पिटीशन में नहीं चलेगा ना, एलिगेशन तो इनका है ना। आपको तो कुछ जाती तौर पे, या तो आपने मुझे कराची बार या इस्लामाबाद बार को अप्रोच किया, वो तो अलग बात होगी ना। आपकी पिटीशन में आपने जिक्र, पिटीशन में नहीं है शायद, उनकी पिटीशन में उनको वो तो आपको तो कोई पता नहीं है ना, आपको ये नाम किधर से मिला फिर? सलाउद्दीन साहब, मुझे इनके जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रिप्लाई था, जो एडिशनल उसमें रिप्लाई, इन लोगों का बराह रास्त जिक्र किया कि इन्होंने मुझसे बात मगर की। अब हम इनको मजबूर तो नहीं कर सकते ना, इन्होंने उनका जिक्र नहीं किया अपनी पिटीशन में, अब वो लेक्चर्स में कर दिया। वो मैटर देखिए, आप समझने की कोशिश करें ना, वो बात खत्म हो गई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, ठीक है। वो हम वी आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वी आर नॉट द एपेलेट अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वी ओनली हैव टू सी इफ देयर इज अ ग्रोस वायलेशन which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. वो भी देखें। जहाँ तक लोगों की देखें, खान साहब एक और बात पे भी अब हमें आपके असिस्टेंस चाहिए। दुनिया भर के लोग आते हैं, जी सर, अपनी, अब मैं मिलता हूँ बाहर से, पाकिस्तान बाहर से, प्रेस एसोसिएशन से, कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है, ये भी कर लें तो वो भी कर लें, तो मैं उसके ताबे तो नहीं होता हूँ। सही नहीं, मैं कभी जवाब भी नहीं देता हूँ, मैं कभी मुस्कुरा देता हूँ, मैं भी कभी मजाक में टाल देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ। तो हर आदमी वो कहता है अब ये कोई एलिगेशन लगा दीजिए, उन्होंने कहा ये, तो वो अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते बात करने से, या तो आप उसको निकाल दें कमरे से, वो भी गैर इखलाकी बात है। आपसे कोई मिलने आया, आपने हमसे बात कर लिया, अच्छा भाई शुक्रिया, खुदाफिज, जाओ। तो ये भी आप जरा देखिएगा, अभी हम कर देते हैं, हो सकता है वो क्या कहते हैं। देखिए, आपका बहुत से लोगों की ख्वाहिशात बहुत होंगी, हमसे तवक्कुआत भी होंगी, लेकिन अब तो वो करेंगे जो कानून राय बताएगा, हम लोगों की ख्वाहिशात पे तो नहीं चलेंगे। अल्टीमेटली तो जनाब ने फैसला करना है, तो हमने कानून आइन के मुताबिक करना है कि अल्टीमेटली इन 7 में से जनाब समझते हैं कि 4 को मुनासिब रहेगा, 4 को ठीक है फॉर द टाइम बीइंग। इसमें लिखें 3 कर दो, बाकी CMA, ये जो 3 CMAs हैं ना, 10609, 10610 and 10611, allegations, these applications have been filed
क्या लिखा है? Have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition should be arraigned as parties and notices be issued to them. Arraigned as parties. Full stop. Full stop. With the assistance of learned counsel, we asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided. Full stop. It transpires that the following. The allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faiz Hamid, number 2, Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Muhammad Anwar Khan Qazi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem, if they considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within Detailed addresses. with their respective addresses within 1 week. Within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional. फाइल की है, लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं, वो according to the order this. वो ठीक है. रिटायर हो चुके हैं. सारे रिटायर हो चुके हैं, इनके एड्रेसेस आपके एड्रेस नहीं होंगे. The amended petition I'll file. एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned counsel. In addition, paper 4 sets of paper books be provided. Send के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना, उनको जाएगी ना. Ministry of Defense हम कर सकें कि we don't know their addresses actually, but they are retired people now. क्या वो जो करें, हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भैया. हम आपके लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि and the portions of the petitions should be marked wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ठीक है. वो ढूंढने लगेंगे, उनको पता नहीं हजारों पेजेस में है वो, तो वो आप मार्क करेंगे. अमेंडेड पिटीशन डाल दूंगा ना उसके मुताबिक. नहीं, अमेंडेड नहीं करेंगे. आप इसी पिटीशन में 4 कॉपीज दीजिएगा. 4 लोगों को ऐड किया है, उसमें आप ये चीज से या कोई मार्क से या जो तरीके से मार्क कर देना कि वो उनके रोल को वो वाली बात जवाब देना. उनको बाकी चीजें तर्ज नहीं है, उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से तर्ज नहीं है, उनके इससे ताल्लुक नहीं है, उसको उससे ताल्लुक नहीं है. तो वो उनको पता चले ना कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है. वो ढूंढते फिरे, हो सकता है उनसे मिस हो जाए, फिर आप कहेंगे देखो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का. सही है. तो विद इन 1 इस्लामाबाद और कराची उसमें ये पहले ही पार्टी मेंबर कासी क्लियर, इन दोनों पिटीशन में वो ऑलरेडी. अच्छा. Mr. Salahuddin Ahmed points out
that Mr. Mohammad Anwar Khan Qazi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. मगर फिर भी आपको अमेंड तो करना होगा. आप भी करेंगे या सिर्फ ये खान साहब करेंगे? बाकी 3 लोगों को मैं कर देता हूँ सर अपना, या खान साहब कर दें. इट सर्व्स द सेम पर्पस. आई हैव नो सेपरेट मटेरियल. तो फिर इन्हीं को अच्छा, क्योंकि फिर देखें फिर वो उन लोगों के पास इतनी पिटिशंस आ जाएंगी, वो भी घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या क्या है. इन्हीं के रहने दें, आप चाहते हैं तो कर दें, आपकी मर्जी है. ये है कि कर दें, क्योंकि मैंने चूंकि एडिशनल रिलीफ मांगी है कि इंक्वायरी भी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो. चलें, फिर आप भी यही काम करें. Learned Council seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ठीक है. अब डेट कोई रखना है भी, तो फिर कुछ हम आपको डेट जरा चेक कर ले, अपना कैलेंडर फिर रख देंगे. मेरी गुजारिश, जब 1 हफ्ता आप लेंगे तो उनको भी तो हमें माकूल वक्त देना चाहिए ना. 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कुछ तो देंगे ना उनको वक्त. जी जी बिल्कुल. ठीक है. तो आफ्टर द वेकेशन ही नेचुरली 1 हफ्ता तो आप ले रहे हैं. जी जी. तो ये मतलब आफ्टर द वेकेशन, अगर हमें जरा वो चेक करने अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस वगैरह, वो डेट फिर हम बता देंगे. मे बी 2nd और 3rd वीक ऑफ जनवरी वो देखेंगे ना. ठीक है. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. चलिए, thank you. सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी की केस की समाअत इस वक्त बराह रास्त जारी है. चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया और फैज हमीद को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया गया है. चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा था. आपको अपडेट करें कि चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद फैज हमीद को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया गया. साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त समाअत का सिलसिला जारी रहा, जो कि अब ख़त्म हो गया है और इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया गया है. शौकत सिद्दीकी केस में फैज़ हमीद को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है. अपने नाज़रीन को ये बताते चलें, समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ अहम रिमार्क्स भी दिए गए, जिसमें आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा जो लिखवाया, उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से तो कड़ी नहीं जुड़ रही है. आप कहते हैं कि फैज़ हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए. जनरल कमर जावेद बाजवा तो बराह रास्त इल्ज़ाम ही नहीं है उन पर. आजकल तो लोग किसी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं. जिसके बाद अपने नाज़रीन को बताएं कि फैज़ हमीद को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया गया है. आपको बता रहे हैं, आज साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त समाअत का सिलसिला जारी रहा, जिसमें आपको बताते चलें कि फैज़ हमीद को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है. आपको बताएं कि इस अहम तरीन केस के हवाले से जब समाअत का सिलसिला जारी रहा और तहरीरी हुक्मनामा जब लिखवाया जा रहा था, तो उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि जनरल बाजवा से तो किसी किस्म की कोई कड़ी नहीं जुड़ रही है. आप कहते हैं कि फैज़ हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए हैं. जनरल कमर जावेद बाजवा तो बराह रास्त इल्ज़ाम ही उन पर नहीं साबित हो रहा. आजकल तो लोग किसी का नाम किसी से भी जोड़ लेते हैं और इस्तेमाल कर देते हैं. साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि फैज़ाबाद धरने को स्पॉन्सर्ड करार दिया गया, ये भी उनकी जानिब से कहा गया. और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपने खुद धरना केस का फैसला दिया था, जिस पर आपको बताते चलें कि शौकत अजीज सिद्दीकी से किस किस्म का हुक्मनामा चाहते हैं. जस्टिस जमाल खान बंदुखेल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जिस पर आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि कमर जावेद बाजवा के हवाले से सिर्फ इतना ही कहा गया है कि वो नाराज हैं. बिल्कुल. चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात क्या दुरुस्त है. शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्जामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया. सोच कर जवाब दें कि आपके इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त. और इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे. निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वो हम उनको प्रोवाइड भी करेंगे. पुराने जो मंसूबे हैं उनको पाए तकमील पहुंचाने में भी